Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि विद्यालय अभी क्लोज चल रहे हैं। बहुत सारे वीडियो विद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों आप अपने घर पर अपने रूटीन वे में काम कीजिए। 8 से 10 निश्चित रूप से आप स्टडी करें, फिर आप 1 से 3 या 2 से 4 और फिर 7 से 9, कम से कम 24 घंटे में 6 घंटे का आपका स्टडी तो हर हाल में ही होना चाहिए। विद्यालय आते थे तो आप 9 से 2 काम करते थे, फिर आप घर पर पढ़ते थे तो आपकी स्टडी ज्यादा होती थी। अगर घर पर है, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपका स्टडी कम से कम 6 घंटा का तो जरूर ही होना चाहिए, जिसमें 1-2 घंटा वीडियो देखने का कार्य करेंगे, 1-2 घंटा आप रीडिंग करेंगे और 1-2 घंटा आप लिखने का कार्य करेंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको बार बार देखें और बार बार देखने से आपको अभ्यास बनेंगे और यही अभ्यास आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाएंगे। बच्चों, आइए हम लोग व्याकरण में आज शब्द विचार, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह शब्द विचार पर होगा। शब्द विचार, यहाँ स्टूडेंट 2 शब्द है, एक शब्द और दूसरा विचार। आज हमको शब्द पर विचार करना है। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, इसका महत्व क्या है, हम शब्द क्यों पढ़ते हैं, इन सारी चीजों पर हम लोग आज विचार करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बता चुका हूं, आपको वर्ण से भी अवगत करा चुका हूं। आज हम लोग शब्द पर एक परिचर्चा करते हैं कि शब्द क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों पर आज हम लोग विचार करेंगे। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं। हम प्रतिदिन अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते। ये भाषा हमारा मौखिक हो सकता है या फिर लिखित हो सकता है। बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। मैं आपको बताया था, आप जान चुके हैं। लेकिन वर्णों के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वर्ण का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अगर हम क लिख देते हैं, म लिख देते हैं, ल लिख देते हैं, ये सब वर्ण ही तो है, लेकिन यहां इससे कुछ अर्थ नहीं निकलता। तो हम वर्णों का एक समूह बनाते हैं। हम क्या करते हैं? वर्णों का एक समूह बनाते हैं जिसका अर्थ हो
उसी को शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों को हम एक क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं, एक क्रम में बोलते हैं, क्रम में लिखते हैं, तो उसका एक पूरा भाव निकलता है। तो हमें भाषा के प्रयोग करने के लिए भाषा की आप कह सकते हैं कि संपदा संपत्ति शब्द ही होता है। आपके पास जितने शब्दों का भंडारण होगा, आप उतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रकट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। अगर आपके पास शब्द कोश नहीं होगा, आपके पास शब्दों का अभाव होगा, तो फिर आप बेहतर तरीके से अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, शब्द को समझना, शब्द का भंडारण करना, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, आपको एकदम क्लियर, स्पष्ट सब कुछ बातें समझ में आ जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं। हम वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं, जिसका अर्थ होता है, उसी को शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह, वर्णों के क्रमबद्ध समूह जो अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वर्णों का एक ऐसा क्रमबद्ध, जो क्रम में हो, वो समूह जब एक है तो कोई समूह नहीं, जब 2, 4, 5 एक जगह मिलता है तो वो समूह बन जाता है। तो एक ऐसा क्रमबद्ध जो क्रम में हो, जिसका अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह जो अर्थ देता है, उसे शब्द कहते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। याद रखें, सार्थक शब्द। अब यहां पर आप देखें, हम 3 वर्ण लेते हैं। यहां पर क और म और ल, ये 3 अलग अलग वर्ण हैं। अब इन्हीं तीनों वर्णों को एक लाइन में हम सजाते हैं। एक पहले सबसे ऊपर एक लाइन खींचते हैं और इसको एक लाइन के अंदर में रखते हैं। यहां से कॉमा हटा दिया तो ये हो गया कमल। कमल कहते ही हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि एक फूल है जो जल में उगती है। अब इसी को हम वर्ण इसी रखते हैं। हम थोड़ा सा अंतर करते हैं, ल को पहले लाते हैं और म लिखते हैं। कलम, ये शब्द है, क्योंकि कलम कहते ही हमारे दिमाग में ये बातें समझ में आती है कि एक ऐसा यंत्र है जो हमें लिखने में मदद करती है। इसको हम लोग कलम कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको पलट देते हैं,
हम ल को पहले कर लेते हैं, क को बाद में और म लिखते हैं, तो ये हो जाता है लकम। लकम भी शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। और बच्चों, हम इसको शब्द नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि इसका कोई अर्थ नहीं है। लकम कहने से हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, फिर इसे बोलने से हमें क्या लाभ जब हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे इनको हम पढ़ते नहीं हैं और ये शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये भी वर्ण है लेकिन ये क्रम में नहीं सजाया गया है, और दूसरा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। बच्चों, मैं समझता हूं कि अब शब्द समझ गए कि वर्णों के क्रम समूह जो पूरा जो अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें मैं समझता हूं कि अब आपको परेशानी नहीं। लेकिन अब हम लोग परिचर्चा करेंगे शब्द, क्या सभी शब्द एक ही प्रकार के होते हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसी बात नहीं है कि सभी शब्द एक ही प्रकार के होते हैं। सभी शब्द अलग अलग तरीके के होते हैं। वो उनका अर्थ भी अलग होता है, उनकी बनावट भी अलग होती है, उनकी उत्पत्ति, वो कहां से आए हैं, उनका जन्म कैसे हुआ है, उनके प्रयोग कैसे होते हैं, उनका अर्थ है या नहीं है। तो अर्थ के आधार पर भी हम शब्द का विभाजन करते हैं। हम उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द की भेद को जानने का प्रयास करते हैं। हम उसकी रचना बनावट कैसी है उसके आधार पर भी हम शब्दों को भेद जानने का प्रयास करते हैं, और उनका प्रयोग कैसे होता है उसके आधार पर भी हम लोग शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर हम ये देखते हैं कि किन शब्दों का अर्थ है और किन शब्दों का अर्थ नहीं है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो, और निरर्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ न हो। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ होता है और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ नहीं होता। तो सार्थक शब्द जिस शब्द का अर्थ हो, ये आप बच्चों नोट, इसका मैं नोट लिख चुका हूं। आप अपने पेरेंट्स को भेजकर नोट ले सकते हैं विद्यालय से, इसलिए मैं सबका परिभाषा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें अधिक समय लगेंगे, और इसके लिए मैंने नोट तैयार कर दिया हूं। आपको वीडियो देखना है और नोट पढ़ना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सार्थक शब्द वह है जी, हम कह सकते हैं कि जिस शब्द का अर्थ हो उसे
सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। वेरी सिंपल। जिस शब्द का अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब निरर्थक शब्द कैसे आते हैं? जैसे आप बोलचाल के भाषा में बोलते हो कि भाई मुझे रोटी वोटी देना, रोटी वोटी। आप कहते हैं अरे भैया जरा मुझको पानी वानी पिलाना, आप पानी वानी कहते हैं। आप रोटी तो समझ में आती है, लेकिन यहां बोटी समझ में नहीं आती। तो यहां रोटी सार्थक शब्द है। यहां पर आप देखोगे तो रोटी सार्थक शब्द है और वोटी निरर्थक शब्द है। वोटी निरर्थक शब्द है। इसी तरह पानी सार्थक शब्द है। पानी कहने से तो हम समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ वाणी कहते हैं तो समझ में नहीं आती है, तो ये निरर्थक शब्द है। तो ये आपका निरर्थक शब्द है। इसको अगर पानी वानी अलग कर दिया जाए, पानी से अलग हटाकर लिखा जाए, तो वाणी का यहाँ कोई अर्थ नहीं। तो ये अर्थ के आधार पर हो गए। जिस शब्दों का अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्दों का अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं कि ये बातें आपको अब समझ में आ गई है। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द के भेद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति को पहले समझना जरूरी है। उत्पन्न शब्द से बना हुआ है उत्पत्ति। कहने का मतलब यह है कि शब्दों का जन्म कैसे हुआ, शब्द कहां से आए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो शब्द हम आज लिखते हैं, जिन शब्दों को आज हम पढ़ते हैं, वो शब्द कहां से आए, इनका जन्म कैसे हुआ, हम इसको कैसे सीखे, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि इन शब्दों का जन्म कहां से हुआ, कैसे हम हमारे हिंदी में आ गए। तो उत्पत्ति के आधार पर आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से ये 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है तत्सम। दूसरा होता है तद्भव। तीसरा होता है देशज।
और चौथा होता है विदेशज। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज। तत्सम जैसे के तैसे। बच्चों, पहले हम लोग संस्कृत भाषा का ही हमारे भारत में प्रचलन थी। बहुत दिन पहले लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपना साइन नहीं करते, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता, फिर भी आप देखो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं लेकिन वे शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। उसी तरह पहले भी ऐसे लोग थे जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वे शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं करते थे और ये विकृत रूप लेते गए और एक नई भाषा का जन्म हुआ, हिंदी। आज भी हम हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो संस्कृत से ही आया हुआ है। उनका प्रयोग संस्कृत भाषा में भी होता है और हिंदी भाषा में भी होता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं हिंदी भाषा में जो मूल्य रूप से तो वह संस्कृत के ही हैं, लेकिन उसके आकार में, उसकी लिखावट में कुछ परिवर्तन हो गया है। वो है संस्कृत के ही, लेकिन वो थोड़ा सा उसका रूप बिगड़ गया है और वह हिंदी में प्रयोग हो गया। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग बोलते थे और हम उसका प्रयोग अब हिंदी में करने लगे हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विदेशों से आया हुआ है, जो विदेशों से आया हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग देशों से लोग आए, हम पर आक्रमण किए, यहाँ शासन किए, तो वो लोग भी आए, तो वो लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते थे। उस भाषा को हम लोगों ने सुना, उसका प्रयोग करने लगे। हमारे हिंदी में संस्कृत से शब्द आए, संस्कृत के कोई अच्छे बिगड़े हुए शब्द आए, कुछ अपने बोलचाल की भाषा से लिया गया और कुछ विदेशों से आए। इसी के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। तत्सम, मैंने बताया कि तत्सम जयो के तयो। तत्सम वह शब्द है, संस्कृत के वह मूल्य शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में जयो की तयो करते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के मूल्य शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए यहां पर ग्रीक, मृग, आए 2 शब्द है। आप संस्कृत में भी जाओ तो आप इसको गृह पढ़ोगे, जिसका अर्थ होता है घर। हिंदी में भी आप गृह पढ़ते हो, कोई परिवर्तन नहीं। मृग, संस्कृत में भी आप जाओ तो आपको मृगे पढ़ना है और आप हिंदी में भी मृग पढ़ते हो। तो ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, जिसका प्रयोग
संस्कृत में भी होता है और उसी तरह से हिंदी में भी होता है। संस्कृत के वह मूल शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे तत्सम शब्द हैं। मैंने नोट में भी कुछ लिखा हूं और कुछ आप अपने व्याकरण के बुक में भी देखेंगे, आपको मिलेगा। अब आते हैं तद्भव। तत् मैंने अभी बताया कि कुछ अनपढ़ लोग संस्कृत के शब्दों को शुद्ध रूप से नहीं बोलते। स्टूडेंट आप भी बोलते हो, कभी कभी आप आते हो, आप मुझसे कहते हो सर अमुक लड़के ने ब्रेंच गिरा दिया। अरे भैया ब्रेंच क्या होता है? शुद्ध शब्द तो बेंच है, लेकिन आप अज्ञानता बस उसको ब्रेंच बोल देते हो। उसी तरह से संस्कृत में ऐसे शब्द थे जो लोग अज्ञानता बस उसको बिगाड़ कर बोल देते थे और वो भी हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि संस्कृत के वह शब्द जिसका रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। या बहुत शॉर्ट में आप कह लो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। और आप जानते हैं कि तत्सम संस्कृत के मूल शब्द है। दैट मीन्स वो संस्कृत के मूल शब्दों को रूप बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। अब जैसे कि आप देखो उष्ट्र, एक शब्द है उष्ट्र, ये संस्कृत के शब्द है। इसका हम लोग कहते हैं उष्ट्र, चूंकि ट में र लगी हुई है तो हम कहते हैं उष्ट्र। इसको हम लोग पढ़ते हैं उष्ट्र, संस्कृत में इसको पढ़ते हैं उष्ट्र। लेकिन लोग को कहने नहीं आया और उसको ऊंट ऊंट कहने लगा, तो ये तत्सम शब्द हो गया और ऊंट जो हो गया ये तद्भव शब्द हो गया। ये इसी का रूप बिगड़ गया। अब देखिए कुपुत्र, कुपुत्र ये संस्कृत के शब्द हैं। कुपुत्र का मतलब होते हैं कि जो बेटा अपने माता पिता के कहना नहीं मानते, गलत व्यवहार करते, गलत उनका आचरण होता, वैसे बच्चे को कुपुत्र कहा जाता है। लोगों को कहने में कठिनाई आई, अज्ञानता बस उसको कहने लगे कपूत। और ये कपूत भी हम हिंदी में प्रयोग करने लगे और कुपुत्र भी प्रयोग करने लगे, तो ये तत्सम शब्द हो गया और ये तद्भव शब्द। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि संस्कृत के मूल्य शब्दों को तत्सम कहते हैं और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। कर्पूर, कर्पूर ये कर्पूर जो है ये तत्सम शब्द है और इनको कहने में उनको कठिनाई हुई तो वो कहने लगे कपूर, तो ये तद्भव शब्द हो गए। तो उष्ट्र, कुपूत, कर्पूर तत्सम शब्द और इसी का बिगड़ा हुआ रूप ऊंट, कपूर, कपूर ये सब तद्भव शब्द। अब आइए देशज शब्द। बच्चों मैंने आपको अभी बताया है कि देशज, देशज का अर्थ होता है, आप इसको जब अलग करोगे तो होगा देश जोर ज। देश तो जानते हो जिसमें जहां हम रहते हैं और ज का अर्थ होता है जन्म लेना, तो इसे कहते हैं देशज शब्द। जिस शब्द का जन्म हमारे देश में हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में
आप जानते हैं बच्चों कि हमारा भारत एक विशाल देश है, कई एक राज्यों में बांटा हुआ है, सभी जगह अलग अलग बोली बोली जाती है। उसी बोलियों में से चुन चुन कर ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में करने लगे, वो शब्द देशज हो गया। जिस शब्द का प्रयोग हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा बोली जाती थी, और उन शब्दों को हम लोग हिंदी में प्रयोग करने लगे, तो उसे हम लोग देशज शब्द कहने लगे। जैसे हम लोगों ने खटिया, जो वो सोने वाला होता है, तो उसको हम लोग खटिया कहने लगे। हम लोगों ने डिबिया कहने लगा। तो ये शब्द जो है ये हमारे देश से लिया गया है। अब आइए विदेशज शब्द, वैसे शब्द, हिंदी के वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है, दूसरे देश के भाषाओं से लिया गया है, उसे हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पॉकेट में नहीं है। अरे भैया, ये पॉकेट क्या है? ये हमारे न ये संस्कृत के भाषा है, और नहीं ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है, और नहीं ये अपने देश में इसका जन्म हुआ है। तो फिर कहां से आया? तो ये विदेशों से आया। ये अंग्रेजी की भाषा है। आप पढ़ते हो टेबल, प्लेट, कप, पॉकेट, ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द हैं। ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया, उर्दू भाषा से लिया गया, फारसी भाषा से लिया गया, जैसे कर्ज, मर्ज, ऐसे शब्द कुछ उर्दू से, कुछ तुर्की से, कोई पुर्तगाली से, कोई फारसी से, कोई अंग्रेजी से लिया गया। ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। बच्चों, इस वीडियो का नोट भी तैयार है। आप इसको अपने गार्जियन से कहकर विद्यालय से इस नोट को ले। आपके बुक भी उपलब्ध है, व्याकरण में आपको पढ़ना है, तो आप उसको भी पढ़े, और बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ये बहुत, मैंने बताया कि किसी भी भाषा के शब्द जो है उसकी संपत्ति होती है। इसी तरह से हमारे पास जितने भी शब्द होंगे, जितने अधिक शब्द होंगे, हमारा शब्दकोश जितना भरा होगा, हम अपनी बातों को उतना बेहतर तरीके से, हम अपने विचारों को उतने सही तरीके से दूसरे के सामने प्रकट कर पाएंगे। अगर हमारे पास शब्द की कमी पड़ जाएगा तो फिर हमें अपने विचारों को प्रकट करने में कठिनाइयां होगा। हम जो कहना चाहते हैं उसके लिए हमें शब्द नहीं मिल पाएगा, और हम कह नहीं पाएंगे। तो बच्चों, शब्द को पढ़ना, शब्द का स्टोर करना, ये बहुत जरूरी है। और शब्द में अभी बहुत आगे तक हमें जाना है, और कल मैं आपको अगले वीडियो में रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को बताएंगे। और इसके बाद हमारा जो क्लासेज होगा वह यह होगा कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, हम कैसे शब्द को बनाते हैं, एक शब्द से कई तरह के शब्द को निकालते हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद हम प्रत्येक शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं उसको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आप लगातार वीडियो देखते रहे और अपना अभ्यास करते रहे। थैंक यू। Thanks for watching this video.